ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये पहले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों ने इसको डेवलप किया था 2010-11 के आसपास। और तब उन्होंने इसमें कहा था कि जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का जो गरीबी मापने का पैमाना है, जिसमें एक दिन की खर्च क्षमता के आधार पर यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, जो उस समय $1.25 परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर था, जिसको कि भारत में कन्वर्ट किया गया था। तो ये निष्कर्ष पे उस समय का जो योजना आयोग के सदस्य थे अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था कि भारत में अगर कोई व्यक्ति गाँव में 27 रुपया और शहरों में 33 रुपये तक खर्च करने की स्थिति में आ जाता है, तो उसके बाद वो गरीब नहीं रहता है। तो इसकी बहुत आलोचना हुई थी, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि 27 रुपये अगर आप एक दिन खर्च करते हैं तो उसमें आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन खैर वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मूला है वर्ल्ड बैंक, उसके आधार पर था। तो ये इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने कहा कि गरीबी को मापने के लिए सिर्फ यही पैमाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनकम के साथ साथ जो एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उन्होंने कई पहलुओं को शामिल किया कि आपका मकान कैसा है, आपके मकान में क्या क्या चीज़ें हैं, कंजम्पशन का जो आपका जो चीज़ें होती हैं, आप स्वच्छता आपको कितना उपलब्ध है, जो ये शौचालय वगैरह और एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट आपको कितना उपलब्ध है। तो ये सारे पैमाने को लेकर उन्होंने गरीबी को तब मापा और फिर एक दुनिया भर के बारे में रिपोर्ट निकाली। तो उस समय उससे ये सामने आया कि भारत की 55% जो आबादी है वो गरीब है, और जबकि उस समय जो वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से भारत की गरीबी 27% पे थी, यानी डबल हो गई, 27 दूनी 54, उससे भी डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन बाद में जब ये फार्मूला काफ़ी इसकी प्रशंसा हुई दुनिया में, तो यूनाइटेड नेशंस ने इस फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया और कहा कि अब हम इस फार्मूले के आधार पर दुनिया भर में गरीबी का आकलन करेंगे। अब यूनाइटेड नेशंस की दिक्कत दूसरी होती है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ऑफिशियल बॉडी है, वो गवर्नमेंट्स उसमें रिप्रेजेंट करती हैं, सरकारें उसमें प्रतिनिधित्व करती हैं, और यूनाइटेड नेशंस जो है वो सरकार के आंकड़ों को मानने के लिए बाध्य है। सरकारें वो पूछता है कि आप इन पैमानों पर कि आपके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य या हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, जिसमें टीकाकरण और ये तमाम चीज़ें जो हैं, स्वच्छता, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है, इसमें कितनी आबादी को मिली हुई है, कितनी को नहीं मिली हुई है, और सरकार जो भी आंकड़े देती है उसको उनको मानना पड़ता है। तो जब से यूएन ने ले लिया, तब से इस पैमाने की साख दुनिया में थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मोटे तौर पे सरकारें जो आंकड़े देती हैं उनके आधार पे वो बना देते हैं। लेकिन खैर, ये तो एक बात हुई। अब देखिए, इस बार का जो ये रिपोर्ट नीति आयोग की आई है, इससे ठीक पहले पिछले हफ्ते ही जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसने भारत के एमपीआई पर ही मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडेक्स पर ही उसने भारत का आंकड़ा दिया। उसने जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसका जो 5वां संस्करण हुआ 2018-19 में, वो जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे के आंकड़ों को उसने इस्तेमाल किया। नीति आयोग भी कह रहा है कि हम NHFS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के आधार पे हमने रिपोर्ट बनाई है। यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि भारत की 16.4 जो पॉपुलेशन है, हिस्सा है, वो अभी भी गरीब है एमपीआई पर। नीति आयोग ने उसी सर्वे का इस्तेमाल किया। नीति आयोग ने कल जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया कि 14.96% आबादी गरीब है। एक ही आंकड़े हैं, सोर्स एक ही है, निष्कर्ष अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लगभग 1.5% का मामला है। और भारत जैसी बड़ी आबादी के देश में 1.5% का मतलब काफ़ी हो जाता है। यहाँ तो 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये लगभग ये इतना फर्क उनके आंकड़ों में आया। क्यों आया? जो ये
इंडेक्स तैयार किया जाता है उसमें एक तो होता है कि आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और दूसरा पैमाना देखने का होता है कि डिप्राइवेशन इंडेक्स होता है कि आप किन-किन चीज़ों से वंचित हैं। और फिर उनका एक वेटेज होता है। उस वेटेज के आधार पर अंक दिए जाते हैं और उस अंक के आधार पर फाइनल जो डेटा आता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये देखने को आ रहा है कि नीति आयोग ने कुछ वेटेज बदल दिया। इन्होंने क्या वेटेज बदल दिया? इन्होंने कहा कि सबको जो खाता जो है, सबका अगर खाता है, इसका वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया। अब जनधन के खाते तो खुले थे सभी, तो वो वेटेज बढ़ा दिया इन्होंने। इन्होंने यह मान लिया कि सबको उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मुहैया करा दी गई है, तो जो सेफ और इन्वायरमेंटली कुकिंग का जो ईंधन है, कुकिंग फ्यूल है, इसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया। और इसके आधार पर चूंकि ये बात कही गई है कि सबको वो उपलब्ध है, तो वो आंकड़े बढ़ गए। इसी तरह अब आप लेकिन फिर देखिए दूसरी चीज, जो भारत सरकार लगभग 2 या 3 साल पहले ये दावा कर चुकी है कि भारत में खुले में शौच की प्रथा खत्म कर दी गई है, लेकिन एनएचएफएस से सामने आया था कि भारत में लगभग 30 वो आंकड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन वो सब्सटेंशियल नंबर है जो भारत में अभी भी खुले में शौच करती है और नीति आयोग ने उसको स्वीकार किया है, क्योंकि वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा था। तो आंकड़ों में यह जो फर्क है, इस बात को देखना चाहिए। और वेटेज का फर्क अगर देखा जाए तो अब इससे सवाल ये उठता है कि जो नीति आयोग या सरकार का मकसद गरीबी को सचमुच समाप्त करना है या गरीबी खत्म हो रही है ये दिखाना है। तो अब मैं दूसरे इन्हीं आंकड़ों पर मैं इसको थोड़ा सा और भी इसके व्यापक उसमें हम लोग आते हैं। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें संस्करण की जो पहली रिपोर्ट जारी हुई थी, वो रिपोर्ट 2020 में सितंबर या अक्टूबर में जारी हुई थी, तब कोविड का माहौल था। उस रिपोर्ट से ये सामने आया था कि भारत में आज़ादी के बाद पहली बार बाल कुपोषण बढ़ गया, बाल कुपोषण की दर बढ़ गई है। और वो जो रिपोर्ट थी 11 राज्यों के बारे में थी, सिर्फ 11 राज्यों की पहला संस्करण आया था। और उसको लेकर जो नरेंद्र मोदी सरकार के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक शोध पत्र निकाला। पहले तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक फुल पेज एनालिसिस लिखा उसका, बाद में उन्होंने अपना अमेरिका में वो पढ़ाते हैं, वहाँ उन्होंने उसको लेकर एक शोध पत्र निकाला। उसमें उन्होंने मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी को नाम दिया नियो वेलफेयरिज्म। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की है जिससे कुपोषण जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार को पॉलिटिकल लाभ हो रहा है, क्योंकि सरकार ने बजट को डाइवर्ट कर दिया कि मकान बनवाने में उज्ज्वला योजना के तहत ऐसी कल्याणकारी कार्यों में जो लोगों को नजर आए और उसका तुरंत पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। जबकि अगर आप स्कूल बनवाते हैं या आप टीकाकरण को सघन बनाते हैं, ऐसे जिनका फ़ायदा बहुत दूर तक मिलता है और किसी को महसूस नहीं होता है, तो उन कामों में आपको पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं मिलता। ये बात अरविंद सुब्रमण्यम ने कही और इसको अभी भी कोई भी गूगल पे सर्च करके उसको हासिल कर सकता है। तो ये बात उस समय सामने आई। उसके बाद पूरी रिपोर्ट सामने आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। जब पूरी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये नतीजा आया कि कुपोषण घटा है। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई। और अब चूंकि आंकड़े हैं तो अरविंद सुब्रमण्यम ने उसके बाद फिर एक पीस लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बाकी आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से तो फिर जो हमने एनालिसिस पहले किया था उसके निष्कर्ष बदल जाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? और हम लोग केवल इन आंकड़ों की बात नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है, जो फेवरेबल आंकड़े हैं या आंकड़ों के भीतर से फेवरेबल चीज़ें निकाल कर प्रचारित करना, ये उनका एक पहचान बन गई है।